अस्सलाम वालेकुम अमार अली जान साहब, कैसे हैं सर? आप ठीक ठाक हैं? ग्रेट टू बी है, थैंक यू। अमार भाई, ये जो वेनेजुएला वाला इशू हुआ है, पूरी दुनिया इस वक्त शॉक्ड है। और मैंने कहा इस हवाले से बात करने के लिए आपसे बेहतरीन बंदा कोई भी नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। यानी कि इनिशियली तो ट्रम्प ये कहता रहा है कि जी वहाँ पर से हमारे इधर अमेरिका में ड्रग्स आती हैं, इनके पास वेपन्स हैं। फिर उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे हम देखते होते थे, डिजिटल मीडिया पे लोग इनका मजाक उड़ाते होते थे इस बात के ऊपर से। और फिर उसके बाद इसने ब्लेटेंटली आके जो है ना सीधा सीधा कहना स्टार्ट कर दिया कि ये तेल भी हमारा है और ये हमारी जो कंपनियां हैं उधर जाएंगी। और इसकी काफ़ी सारी मैंने स्टेटमेंट्स भी निकाल के रखी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको स्टार्ट करें प्लीज़। बिल्कुल जी, आपकी तरह, पूरी दुनिया की तरह मैं भी शौक में हूँ। जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई है सारे इवेंट के बाद, जो पीट हेगसेट हैं उनकी तरफ से, इसकी तरफ से, मार्को रूबियो की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से, ऐसे लग रहा है जैसे कोई ये हाई स्कूल के बच्चे हैं जो बहुत फख्र कर रहे हैं कि हमें किसी ने गोली कराई तो हमने उसके साथ उसका क्या हशर किया। इस लेवल पे इंटरनेशनल रिलेशंस को ले आए हैं। इसका मैं थोड़ा सा आपको पस मंज़र तारीखी बता दूं कि जो लातीनी अमेरिका है उसको अमेरिका ने हमेशा अपने बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया है। लातीनी अमेरिका में कौन से ममालिक हैं? ब्राजील है, मेक्सिको है, वेनेजुएला है, क्यूबा है, बोलिविया है, कोलंबिया है, जिन्हें हम साउथ अमेरिका भी कहते हैं। अमेरिका का ये तस्वर रहा है कि ये हमारा बैकयार्ड है, यहाँ पर इजारादारी हमारी होगी और हमारी कंपनियों की होगी। और 1823 में एक अमेरिकी सदर जेम्स मोनरो ने मोनरो डॉक्ट्रिन दिया था, उनके नाम से मंसूब हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ना कोई यूरोपीय ताकत आके यहाँ पे हुक्मरानी कर सकती है, और ना ही कोई इंटरनली, अंदरूनी तौर पे इन ममालिक के अंदर कोई ऐसी फोर्स उभर सकती है जो अमरीकी मफादात के खिलाफ काम करे। और उस वक्त मफादात अमेरिका के क्या थे? सबसे बड़े मफादात थे कि वहां की ज़राअत, वहां के फल, वहां की सब्जियां, उसके ऊपर अमेरिकी कंपनियों की इजारादारी। और आपको एक एक ये इस्तेलाह भी आपने सुनी होगी, बनाना रिपब्लिक। ये लातीनी अमेरिका से आती है, उन ममालिक में जिनमें अमेरिकी कंपनियां जो हैं उनकी पूरी इजारादारी थी बनाना फील्ड्स के ऊपर। और अगर कोई भी हुकूमत कोशिश करती थी रीनिगोशिएट करने की कॉन्ट्रैक्ट्स को, या आगे से कोई थोड़ा सा अपना इंडिपेंडेंस दिखाने की कोशिश करती थी, तो उस हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया जाता था। तो जो 20वीं सदी की लड़ाई है लातीनी अमेरिका में, जिसमें हमें बड़े बड़े नाम नजर आते हैं, फिडेल कास्ट्रो नजर आता है, हम चे गवारा का बहुत पॉपुलर शख्स है। चे गवारा कौन था? चे गवारा वो था जो कहता था कि अमेरिका कोई हक हासिल नहीं है कि वो लातीनी अमेरिका को अपनी कॉलोनी के तौर पर इस्तेमाल करे। और फिर उसको बोलीविया में एक सीआई एजेंट ने कत्ल करवा दिया। और ये पूरी, आप चिले में देख लें, आप ब्राजील में देख लें, आप वेनेज, हर जगह मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स के जरिए, ये याद रखें, 20वीं सदी के अंदर जर्नैलों को इस्तेमाल करके हुकूमतों का तख्ता उल्टा गया। जमहूरी हुकूमतों जो कि कहती थी कि हमारा हमारे जो वसाइल हैं उसके ऊपर हमारा हक होना चाहिए, हमारी अवाम का, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उनके खिलाफ फौजियों के साथ मिलके, जर्नैलों के साथ मिलके सीआईए ने मिलिट्री कूच कराए, रजीम चेंज ऑपरेशंस कराए। तो ये 20वीं सदी की पूरी एक तारीख है। उसके बाद वेनेजुएला का जो मैं आपको बताऊं, जो अभी जो सारे मामलात बन रहे हैं, इसकी शुरुआत भी 1998 से होती है। एक साबिक फौजी अफसर ही होते हैं, ह्यूगो चावेज, जो कि इलेक्शन लड़ते हैं, वो बड़े मकबूल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अमेरिका को हम इस इलाके से, खसूसी तौर पे इसके जो वसाइल हैं और तेल है खसूसी तौर पे, उसके ऊपर अमेरिका की जायदारी खत्म करेंगे, और वेनेजुएला की आवाम के लिए वो पैसा लगाएंगे। वो 98 में इलेक्शन जीत के सदर बन जाते हैं। उनके खिलाफ जो पहला कू अटेम्प्ट होता है 2002 में होता है, जिसमें ह्यूगो चावेज को उसके अपने फौजी ही अमेरिका के कहने पे अगवा कर लेते हैं। और वो 48 घंटे अगवा रहता है, और उसके बाद इतने बड़े लेवल पे मोबिलाइजेशन होती है, इतने बड़े पैमाने पे आवाम निकलती है सड़कों पे, कि 48 घंटों के अंदर ही चावेज वापस आ जाता है। उस पर एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री भी मौजूद है यूट्यूब पे, द रेवोल्यूशन विल नॉट बी टेलीवाइज्ड। अच्छा, 2002 से 2012 तक मुसलसल चावेज जो है, वो जो ऑपोजिशन लीडरान है जो कि टोटली अमेरिका की गोद में बैठे हुए थे, उनसे भी मुकाबला कर रहा होता है, उस पर आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां लगाना भी वो शुरू कर देते हैं। 2012 में वो कैंसर से उसका इंतकाल हो जाता है। इसके नायब सदर होता है निकोलस मडूरो। हम्म। मडूरो 2012 में सदर बनते हैं, वो इलेक्शन होता है, इलेक्शन जीत जाते हैं। अमेरिका इलेक्शन को मानने से एक बार फिर इनकार कर देता है। और 2012 से लेकर अब तक
दुनिया की तारीख की सबसे बदतरीन, एक जिसे हम इकोनॉमिक वॉरफेयर कहेंगे, एक माशी जंग की जाती है वेनेजुएला के खिलाफ, जिनमें उनके तमाम जो सासे हैं, जो उनकी उनके पेट्रोल पंप्स हैं, सिडको वगैरह, उनकी जो कंपनी है वो अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, सबको सबके ऊपर कब्जा जमा लेता है अमेरिका। उनके जितने भी फंड्स हैं, इंग्लैंड में उनके $7 बिलियन थे, उनको भी फ्रीज कर देता है। और तजारती भी पाबंदियां वेनेजुएला पे लगा देता है, जिसकी वजह से जो हम सुनते हैं कि वेनेजुएला की इकोनॉमी बड़ी खराब हो गई। आप एक छोटे से मुल्क पे जिसका जो मेन वसाइल जो जो है वो तेल है, उस पर आप पाबंदी लगा दो, और फिर आप तजारती पाबंदियां लगा दो, तो जाहिर है उसकी मैशत तो खराब होनी होनी है। लेकिन वेनेजुएला की आवाम फिर भी, यानी बहुत सारे लोग मुल्क छोड़ने पे रजामंद हो जाते हैं, लेकिन अपनी हुकूमत का तख्ता उल्टाने पे रजामंद नहीं होते। तो कई कोशिशें उसके बाद भी पिछले 10-12 सालों में हुई, एक भी कामयाब नहीं हुई। पिछले चंद माह से एक नया बयानिया सामने आ गया कि जो वेनेजुएला है वो ड्रग कार्टल्स को चला रहा है, और उसकी सरबराही जो है वो निकोलस मडूरो कर रहा है। और इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं दिया गया, किसी किस्म का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई आलमी किसी लेवल पे बात नहीं हुई। ये अमेरिका ने फैसला किया, और जो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ मिलके ये ऑपरेशन शुरू किए। पहले उन्होंने 2-4 फ्लीट्स तबाह की, शिप्स तबाह की समंदर में, जिसपे पूरा जो कैरेबियन के ममालिक हैं, लातीनी अमेरिका के ममालिक हैं, उन्होंने बहुत शोर मचाया। फिर ये लग रहा था कि शायद ये जंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कल जो हुआ, मैं समझता हूँ कि 19वीं सदी और 20वीं सदी की तारीख में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट जो यूएन से रिकग्नाइज्ड है, उसका मुल्क जो है यूएन के अंदर वो एक मेंबर स्टेट है, उसको उन्होंने रात की तारीकी में आके अगवा करके ले गए, यानी एक्सट्रैक्शन हुई है बाकायदा। और उसका जो ट्रायल है वो अब न्यूयॉर्क में होगा। अब आप देखिए ये कितनी खौफनाक बात है, क्योंकि कई कमजोर मुल्क हैं फिर तो मिलिटरली। और अब ये अगर प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि अगर कोई एक मुल्क है कि दूसरे मुल्क का बंदा जालिम है, और उस उधर जाके उसको उसको उठा लाए, उसके सदर को या उसकी बीवी को अगवा कर लाए, तो ये इसका मतलब है कि आपका जो ग्लोबल ऑर्डर है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है। और उसमें मैं एक और बात ऐड कर दूं कि इसकी जो ये हमें पिछले 20-30 सालों से इसकी निशानदेही तो हो रही थी, जिस तरह इराक में गए, जिस तरह ये लिबिया में गए, जिस तरह दीगर ममालिक में गए। अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल ऑर्डर को अब उस तरह से नहीं मानता। लेकिन इसकी जो जो इसमें शिद्दत आई है, जो राह हमवार हुई है कल के वाकये की, वो इसराइल ने की है। उन्होंने जो कुछ गाजा में नस्लकुशी की, उसके बाद जिस तरह उन्होंने हर मुल्क के अंदर ना सिर्फ हमले किए, यानी 6-7 ममालिक पे उन्होंने हमले किए, कतर में भी किए, लेबनान में भी, ईरान में भी। उन्होंने उन हमलों में जो लीडरशिप है उसे टारगेट किया। हसन नसरुल्लाह को शहीद किया। उन्होंने ईरान की जो सारी टॉप लीडरशिप है उसको शहीद किया, और इवन खamenei को शहीद करने की कोशिश की। इस तरह गजा में उन्होंने टॉप लीडरशिप को किया। तो ये जो आइडिया है कि अब कोई रूल्स ही नहीं है, कोई नॉर्म्स ही नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो ताकत के बलबूते पे, उस तरफ दुनिया जा रही है, और ये खतरे की घंटी है हम सब के लिए। अमर भाई, मैं थोड़ी सी क्लैरिटी चाहूँगा। ये जो मुनरो डॉक्ट्रिन के बारे में आपने बात की है, जेम्स मुनरो, ये किस बेस के ऊपर कहते हैं कि उनके जो सारे वसाइल हैं वो हमारे हैं? क्यों, यानी कि क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं वो? देखिए ये 19वीं सदी का मामला है ना, तो 19वीं सदी में आप याद रखें कि जो आपकी दुनिया है वो कॉलोनियल दुनिया है। उस वक्त तो बड़ा खुल के ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता था कि ब्रिटेन कहता था हिंदुस्तान हमारा है। अब किस बुनियाद पे उनका था, या चाइना हमारा है, या अफ्रीका हमारा है, या कैरेबियन हमारा है। तो वो बुनियादी तौर पे एक सिस्टम जो इंटरनेशनल रिलेशंस का सिस्टम था, वो ये था कि जो बड़ी कुवतें हैं, खुसूसी तौर पे मगरबी, उनके पास ये हक हासिल है कि वो जो कम तहजीब के लोग हैं, जिन्हें उन्हें उन्हें समझ उन्हें लगता था कि हम गैर महजब हैं, हम बैकवर्ड हैं, उनके ऊपर उनका हक हुक्मरानी है। और उसको तस्लीम किया हुआ था ग्लोबली, यानी जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें एक्सेप्टेड था कि ये कॉलोनीज हक है, ये फ्रेंच कॉलोनीज होंगी, ये पोर्चुगीज कॉलोनीज होंगी, ये ब्रिटिश होंगी। और अमेरिका ने कहा था कि हमारा जो इलाका होगा, जो हमारे जेर असर होगा, डायरेक्ट हम नहीं उसमें करेंगे, लेकिन हमारे जेर असर होगा और लातीनी अमेरिका होगा। और इंग्लैंड और दीगर ममालिक को उन्होंने मार मार के वहां से निकाला। अमेरिकन स्पेनिश वॉर भी हुई एक बाकायदा। तो उनको निकाल के उन्होंने अपनी वहां पे जारादारी कायम की। अभी भी देखिए उसने जो चंद हफ्ते पहले लैंग्वेज इस्तेमाल की, उसने कहा कि जी चावेज ने और मडूरो ने हमसे हमारा तेल छीन लिया। यही जो वेनेजुएला का तेल था,
वो असल में अमेरिकी तेल था। हम्म। और जब उन्होंने ये कहा कि जी हमसे नेगोशिएट करें प्राइस के ऊपर, तो उनका ये तो आपकी, ये आपने जिसारत कैसे की कि आप हमसे नेगोशिएट करेंगे? निगोशिएशंस भी अलाउड नहीं है। अभी उन्होंने कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेल उसने, यानी पहले ड्रग्स की बात हुई थी, जमहूरियत की बात हुई थी, इंसानी हकूक की बात हुई थी, ट्रंप क्योंकि सच्चा आदमी है, उसने कोई ये बात ही नहीं की। हम्म। उसने सीधा सीधा कहा कि तेल होगा, अरबों डॉलर आएंगे, हम खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम वहां से तेल निकालेंगे, तेल की कंपनियां जाएंगी वेनेजुएला में, हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इतना आसान नहीं होगा, हम्म। क्योंकि उसने क्लेम ये किया कि जो नई गवर्नमेंट है, यानी जो उसके बाद उसकी वाइस प्रेसिडेंट जो थी डेल्सी रोड्रिगस, उससे हमारे मामला तय हो गए हैं। हम्म। लेकिन डेल्सी रोड्रिगस का उन्हें आइडिया नहीं है कि वो मार्क्सिस्ट उनके वालदेन वालदेन थे। उसके वालिद साहब को 1976 76 में एक अमरीकी बैक्ड हुकूमत थी जिसने टॉर्चर करके कत्ल किया था। और वो मडूरो से ज्यादा एंटी अमेरिकन है। और उसने जो तकरीर की है आपने सुनी होगी, उसने कहा है कि एक ही हमारा सदर है और उसका नाम है निकोलस मडूरो, और उसकी वापसी तक हम ये संभालेंगे, और हम पूरे मुल्क के अंदर हम्म। इमरजेंसी कर रहे हैं कि लोग जंग के लिए तैयार हैं। तो ये इतना आसान नहीं होगा, लोगों की सोच जो है वो बदल चुकी है। तो ये बहुत खौफनाक चीज हुई है। लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए भी लोग जो है अपनी हिकमत अमली बनाना शुरू कर देंगे। इसका फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि कितना पॉपुलर है मुडोरो। मुझे याद है कि आज से कुछ अर्सा पहले इनकी जो ओपोनेंट थी उसको इन्होंने नोबेल पीस प्राइज भी दिया था, उनको जी 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 प्रॉप जी। अप करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बिल्कुल। हमें ऑब्वियसली इतना ज़्यादा उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स का नहीं पता है, तो वो इज ही वेरी पॉपुलर? देखिए उसकी पॉपुलैरिटी पिछले कुछ सालों में कम भी हुई है, देयर इज नो डाउट। लेकिन पहले तो ह्यूगो चावेज और मडूरो बहुत पॉपुलर थे। ये वो लोग थे जो हर इलेक्शन जीतते थे, बड़े पैमाने पे जीतते थे। लेकिन जिस किस्म की अदील सैंक्शंस है ना किसी भी मुल्क पे, मतलब आप दुनिया के सबसे अच्छे बंदे को एक मुल्क पकड़ा दो और उसको बंद कर दो उसकी मीशत, तो और उसे कहो कि आप गिव अप करो, या आप यानी आप तेल की जो अमरीकी कंपनी है उसके हवाले मुल्क को करो, या हम आपको माशी तौर पे बंद कर देंगे। अगर वो स्टैंड ले जाए तो फिर जाहिर है वो तो करबला के अंदर ही है ना, उसका उसके लिए कोै डेवलपमेंट क्या होनी है क्या नहीं होनी। बहरहाल उसके उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो उस वजह से कम, अभी भी उसकी लेकिन सपोर्ट मौजूद है। आपने देखा लोग निकल आए कल कराकस में, फौरन लोग निकले, हुकूमत गिरी नहीं, अभी तक से गिरा नहीं सकी हुकूमत को। बहुत सारे वेनेजुएला में लोग इस माशी बहरान की वजह से वेनेजुएला को छोड़ने पे मजबूर हुए हैं। तो वो एक एक मामला बिल्कुल मौजूद है, और ये किसी भी गरीब मुल्क के जो स्टैंड लेगा अमेरिका की उसके अंदर ये हार्डशिप्स आएंगी। लेकिन आप देखें कि वेनेजुएला की अगर जो ओपिनियन पोल्स आते हैं उसमें 80 to 90% कहते हैं किसी भी किस्म की जो अमरीकी मुदाखलत है उसको हम कबूल नहीं करेंगे। ये है शऊर जो उन्होंने बना दिया, जो चावेज ने और दीगर। पहले तो हर हुकूमत अमेरिका की मर्जी से आती थी, लोग बल्कि देख रहे होते थे कि अमेरिका जिस तरफ जाएगा उसी तरफ हमने भी जाना है, क्योंकि उसी से काम निकलवाने हैं। वो चोजन कैंडिडेट है। अब लोग इस तरफ नहीं जा रहे, लातीनी अमेरिका बदल गया है और वेनेजुएला बदल गया है, और लोग यानी मडूरो, और मडूरो का बैकग्राउंड शायद आपको मालूम हो, वो एक बस ड्राइवर है। तो वो एक एक बस ड्राइवर यूनियन का, जो बसेस की यूनियन थी वेनेजुएला की, उसका लीडर था। और वहां से चलता चलता वो सदर बना। तो ये भी एक उनका पूरा जो जो सोशलिस्ट एक पूरी वहां पे पॉलिटिक्स है, जिसके अंदर लोग ग्रास रूट से आगे आए हैं। ये भी जो डेल्सी रोड्रिगस हैं, ये भी एक आम सी वकील थी, स्टूडेंट लीडर थी, ये अब सदर है। तो ये वो लोग हैं जो ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, जिन्हें मोबिलाइज करना आता है, जिन्हें लड़ना आता है। तो इतना आसान नहीं होगा। ये अभी बहुत लंबी लड़ाई होगी वेनेजुएला के अंदर भी। और आप देख रहे हैं कोलंबिया के सदर ने भी कंडेम कर दिया, मेक्सिको के सदर ने भी कर दिया, ब्राजील के सदर ने भी कर लिया। जो बड़ी पावर्स हैं लातीनी अमेरिका की, उन सब ने बड़ी क्लियर पोजीशन ले ली है इस मामले पे। तो अभी ये मामला शुरू हुआ है, ये ट्रायल भी बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड ट्रायल होगा। कि आप एक हेड ऑफ स्टेट को इस तरह ट्रायल कर रहे हो अमेरिका के अंदर। और बाकी भी जो मामला आगे भी होने हैं वो भी मेरा ख्याल अभी अभी बहुत बहरान मजीद बढ़ेगा। और अभी जो तमाम ममालिक हैं तीसरी दुनिया के भी, और चीन भी और रूस भी, वो आज उनकी मीटिंग्स चल रही होंगी कि आगे करना क्या है। कि अगर बिल्कुल इंटरनेशनल ऑर्डर खत्म हो गया, दैट मीन्स के आगे अभी लड़ाई की सब तैयारी शुरू कर देंगे।
थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा। मुनरो डॉक्ट्रिन का जो खुलासा है वो ये है कि जब ये कॉलोनीज जो थी ये आज़ाद हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कहा जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो फिर भी हमारी हैं। बेसिकली यही खुलासा है इसका। बेश इसको इसको जो जो लातीन अमेरिका के थेरिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये नियो कॉलोनियलिज्म। एक कॉलोनियलिज्म होता है जिसमें आप डायरेक्ट मुल्कों पे कब्जा कर लेते हो। फिर एक नियो कॉलोनियलिज्म होता है जिसमें आपने डायरेक्ट कब्जा बेशक वहां पे नहीं भी किया हुआ, आपके फौजी वहां पे नहीं है, लेकिन आपने ऐसे हुक्मरान बिठाए हुए हैं जो आपको मदनियात भी दे रहे हैं, आपको वसाइल भी दे रहे हैं, सियासी फैसले भी वही आपके कहने पे कर रहे हैं। तो ये नियो कॉलोनियलिज्म का शिकार ये सारे ममालिक हैं, तीसरी दुनिया के, हम भी हैं, पाकिस्तान में भी, उधर लातीनी अमेरिका में भी हैं, मिडल ईस्ट में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं। लातीन अमेरिका में आपको उसकी बहुत भयानक शक्ल नजर आती है, क्योंकि उधर वो बिल्कुल हिलने ही नहीं देते थे किसी को। यानी अमेरिकी लाइन से लोग बिल्कुल भी नहीं हिल सकते थे, ये एक प्रॉब्लम था। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इनकी जो मिलिट्री है वेनेजुएला की, यानी कि अब इनको उठा के लेके गए वहां से, कोई मुझे रेजिस्टेंस वगैरह नजर नहीं आया है। ये होता है ना कि जी आप प्रेसिडेंट को उठा के लेके जा रहे हैं वहां से, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस आना था। वो तो बस गए हैं, अंदर एंटर हुए हैं और उठा के ले आए उन्हें। बिल्कुल नहीं, ये एक्चुअली उनकी मिलिट्री इस ऑपरेशन के लिए रेडी भी नहीं थी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो तीसरी दुनिया के जो अक्सर ममालिक हैं उनकी मिलिट्री इतनी मजबूत है नहीं। उनके जो जो उन्होंने जहाज इस्तेमाल किए हैं, कल सारा उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, वो उसके लिए रेडार्स हैं ही नहीं वेनेजुएला के पास। तो वो बगैर उसके यानी डिटेक्ट हुए अंदर गए हैं। उन एक दो लोग अंदर से, जाहिर है जो गद्दार थे वो काम भी कर रहे थे उनके साथ उन्होंने डायरेक्ट राब्ता किया है। उन करके उन्होंने बुनियादी तौर पे ये एक्सट्रैक्शन की है। और फौज लेकिन कलैप्स नहीं की। फौज ने फौरन कहा है कि अगर ये फौज प्रिपेयर कर रही थी कि शायद अमेरिकी फौजी आए, यानी ऑन द ग्राउंड, तो हम्म। हम लड़ेंगे, और उसकी तैयारी वो कर रहे थे। तो ये भी अब एक मामला है कि फौज की जो अपग्रेड, जो उसकी सलाहियत है लड़ने की, उसको अपग्रेड करना तीसरी दुनिया के ममालिक के लिए बहुत अहम हो जाएगा। और ये एक मैसेज होगा रूस और चीन के लिए भी कि कितनी देर वो इंटरनेशनल अफेयर से बाहर रह सकते हैं। मेरी इस पे एक और भी राय है कि एक तरह से आप देखें कि ये तीसरी जो आलमी जंग का जिसका कहते हैं खतरा है, वो एक तरह से शुरू भी हो चुकी है। क्योंकि जो इसमें स्टाइल है अमेरिका का, वो ये नहीं है कि उसने पूरा एक अलायंस के साथ जंग करनी है जैसे दूसरी जंग अजीम में था या पहली हम्म। जंग अजीम में था। जो भी अमेरिकी अलायंस से बाहर है उसको एक एक करके वो तबाह कर रहे हैं। आखिरी हदफ आज भी चीन है, लेकिन आप देखिए मिडल ईस्ट में एक एक, लिबिया था, इराक था, लेबनान के अंदर ताकत थी, यमन के अंदर पोटेंशियल था, सब हो गया। अब ईरान की बारी नेक्स्ट है। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि वेनेजुएला पे अगर ये पूरा कब्जा जमा लेते हैं तो फिर ईरान पे हमला करना इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो ऑयल शॉक का डर था कि पूरी इकोनॉमी हम्म। कोलैप्स कर जाएगी ग्लोबल, वो खत्म हो जाएगा अगर इनके पास वेनेजुएला का तेल होगा। सो ईरान का फ्यूचर बहुत खराब लग रहा है। तो ओवरऑल अब फिर आपने देखा यूक्रेन के जरिए रशिया को फंसाने की कोशिश की, तो एक एक करके ना इनका था कि मुल्कों को तबाह किया जाए। इन्होंने चीन के साथ भी कोशिश की है, जो वीगर वाला शिंगजांग वाला मामला किया, कभी ताइवान वाला किया, कभी तिब्बत वाला किया। पॉलिसी है कि इन ममालिक को एक एक करके खत्म करो और चीन को घेरे में रखो, ताकि कोई बड़ी डायरेक्ट जंग लड़े बगैर ही एक एक करके आप वो जो तीसरी आलमी जंग जो होनी थी, वो आप फ्यूचर में जो होनी थी आप उसको प्री एम्प्टिवली ही खत्म कर लो। ये प्री एम्प्टिव एक जंग है जो चल रही है, जो अमेरिका कर रहा है। और अब फिर से मेरा ये ख्याल है कि चाइना को, रशिया को अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ेगी। उनकी ख्वाहिश थी कि 20-25 साल वेट किया जाए, लेकिन अगर जंग आप पे मुसल्लत हो जाए तो फिर आपको अपनी हिकमत अमली बदल लेनी चाहिए। अब ये ट्रम्प की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें इसने कहा है कि ये मार्को रूबियो जो मेरे पीछे लोग खड़े हुए हैं ना, वही अब इसको रन करेंगे फॉर टाइम बीइंग। तो और फिर कहता है कि हमें अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड भी करने पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो आपको हम्म। लगता है कि ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये रन किस तरह करेंगे वहाँ पे गवर्नमेंट, ये अमेरिकन लोग वहाँ पे? नहीं कर रहे ये। अमेरिका के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं रन हो रही सही से। लेकिन हम्म। ये तो अमेरिका की जो गवर्नेंस की कैपेसिटी है वो तो बहुत कम हो चुकी है। देखिए उनकी माशी कैपेसिटी भी कम हो चुकी है। उन्होंने अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, शाम, यमन, जहां जहां उन्होंने बमबारियां की हैं, आप बताएं कोई एक उनके पास एग्जाम्पल है जहां उन्होंने डिस्ट्रक्शन के बाद रिकंस्ट्रक्शन सक्सेसफुली की?
हर जगह डिस्ट्रॉय करके भागे, और अपने उनके मुल्क के हालात जो हैं वो दुनिया देख के हंस रही है। इन हालात के अंदर उनका बनता है ये कहना, ये मजाक करना, कि जी हम मुल्क चलाएंगे, हम इनका इकोनॉमी बेहतर कर लेंगे। आपकी अपनी इकोनॉमी किधर खड़ी हुई है? आपने क्या बेहतर करना है? और ट्रम्प की जो टीम है, जो उसने सारे मसखरे खड़े किए हुए थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनमें कोई एक बंदा था जो जो काबिल है, जिसको समझ भी हो कि दूसरी मुल्कों में क्या क्या हो रहा है। पीट हेगसेथ करेगा, वेनेजुएला को चलाएगा, या मार्को रूबियो चलाएगा? ये तो वो लोग हैं जिनको यानी जो सिर्फ वॉर के पर्सपेक्टिव से पूरी दुनिया को देखते हैं। तो इनके लिए आसान नहीं होगा, और अगर ये इन्होंने बूट्स ऑन द ग्राउंड किए, फिर वेनेजुएला इनसे लड़ेगा। क्योंकि जो उनको उनको जो वो है एडवांटेज है, वो तो एरियल एडवांटेज। जब आप ग्राउंड पे आ जाते हो तो उसमें तो फिर आपको पॉपुलेशन से डील करना होता है। तो इराक ने क्या, इनको तो अफगानिस्तान ने हरा दिया। हम्म। तो ये किसी को भी उस तरह फिर शिकस्त नहीं दे सकेंगे, फिर तो मामला बिल्कुल और तरफ चले जाएंगे। दूसरा, ट्रम्प की जो अपनी बेस है उसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन एंटी वॉर है, तो वो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। दूसरा, अब जोहरान ममदानी के इलाके में ले गए हैं मडूरो को। और उसने उसको उसकी कहा जो है भी कि सोशल, वॉर क्राइम है ये जो किया है इन्होंने। हाँ, तो अब वो जो तादाद है अमेरिका के अंदर वो भी बढ़ेंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा कि मडूरो को वहां पे रखना बहुत देर भी बहुत आसान होगा। ये अमेरिकी लेफ्ट के लिए भी चैलेंज है कि वो क्या पोजीशन लेती है, ममदानी के लिए भी चैलेंज है कि वो क्या पोजीशन लेता मेजॉरिटी है। की तरफ जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं अभी तक वो बहुत ही इनके खिलाफ हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के। इनके खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। तो हम्म ये बेसिकली छोटा सा बॉयज क्लब को खुश कर रहे हैं। बियॉन्ड दैट दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, लेकिन उसने ये बता दिया कि ऐसा हो सकता है। हम्म तो अब जो है, अगर ऐसा हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी इसका मतलब मौजूद है, और विलिंगनेस भी मौजूद है, तो फिर उस चीज को, इन मारूफ को मद्देनजर रखते हुए अपना लाहेमल सबको बनाना चाहिए। इनके पास दूसरी चॉइस फिर ये होगी कि अपना वहाँ पर कोई कोई पपेट इंस्टॉल कर दें और फिर इस तरीके से रन करने की कोशिश करें, जिस तरीके से पाकिस्तान में हो रहा है ना, कि उन्होंने अपनी तरफ से इमरान खान की हुकूमत रिमूव कर दी और उसके बाद से चलाने की कोशिश ही कर रहे हैं, बस ये अभी तक कुछ चला नहीं है उनसे। ऐसे ही है नहीं, और उधर उधर होगा भी नहीं। देखिए ना, अगर सदर हो जाए अगवा, तो हुकूमत तो उसी वक्त गिर जानी चाहिए थी, हम्म लेकिन नहीं गिरी। हम्म अभी देखें वहां पे यानी वो इंचार्ज हैं, टोटली इंचार्ज हैं, उनका जो जनरल है उसने भी तकरीर की है, हम्म डेल्सी रोड्रिगस ने भी की है, और बाकी भी जो मामलात हैं वो इस तरह के हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा कि ये चला लेकिन इनके पास सकेंगे कोई जिस ना तरह कोई प्लानिंग पाकिस्तान तो चला। होगी, कोई प्लान तो होगा कि हमने इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, अगर ये हुआ तो ये करेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं कि इनका कुछ पता नहीं कि कुछ ज्यादा प्लान ना हो, क्योंकि हम्म अब ये भी लग रहा है कि पैनिक में किया है। हम्म इनके पास आपको मालूम है जो बड़ा स्कैंडल है अमेरिका में इस वक्त, वो एप्स्टीन का है, हम्म जेफरी एप्स्टीन का, जिसमें ट्रम्प का नाम और उसके साथियों का नाम बार बार आ रहा है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एप्स्टीन से हटाने के लिए तवज्जो उसने तेजी में किया है, और ऐसा माजी में भी होता रहा है कि हम्म आप, एक स्कैंडल बन रहा है, एक वीकनेस बन रही है किसी किसी इंटरनल इशू पे। जब रिचर्ड निक्सन पे कोई भी इल्जाम लगता था, उसके ऊपर चीजें प्रॉब्लम में आने लगता था, तो वो वियतनाम के अंदर, कंबोडिया के अंदर, लाओ के अंदर बमबारी बढ़ा देता था, उसमें हम्म शिद्दत ले आता था, हम्म ताकि जो लोगों की टेंशन है डाइवर्ट हो जाए। तो वो मामला भी है। सो आई डोंट थिंक बियॉन्ड रिजीम चेंज उनके पास कोई प्लान है कि हमने फिर उसको चलाना कैसे है। मैक्सिमम यही ना कि हमारी कंपनीज आ जाएंगी, ये हो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत अभी मराहल हैं जो तय करने हैं। अभी फौज के अंदर बगावत नहीं हुई, अभी अवाम के अंदर बगावत नहीं हुई, अभी चाइना रशिया पीछे नहीं हटा, अभी लातीनी अमेरिका के ममालिक पीछे नहीं हटे। तो अभी तो मेरा ख्याल ये मामला चलेगा। सो दिस विल बी अ फाइट। आपको ये इसको यहाँ पे न्यूयॉर्क में क्यों लेके आ गए यहाँ पे ट्रायल इसका किस तरह, यानी कि ये अगर मेड अप सारे इल्जामात हैं वो, और ऑब्वियसली हैं भी वो, तो वो किस तरीके से उसका यहाँ पे ट्रायल कर पाएंगे ये लोग। यहाँ पे वो ड्रग इन्फोर्समेंट वाले जो हैं उन्होंने यहाँ पे इंडाइट किया है कि जी, यानी यहाँ से, उनका क्लेम है कि इधर हमारे न्यूयॉर्क में जो ड्रग्स हैं वो हम्म इधर से आ रहे हैं। हम्म। तो लेकिन जाहिर है मतलब लाइक उसको ये इस प्रूव तरह तो के करना पड़ेगा ना उन्होंने अदालतों में। हाँ, हाँ, वो प्रूव भी करना पड़ेगा। पहली तो चैलेंज ये होगा जो वकील करेंगे कि क्या ये लीगल है उसको लेकर आना है, उसकी प्रेजेंस भी लीगल है कि, यू सी, हम्म क्योंकि ही इज अ मेंबर ऑफ द यूएन। तो ऐसा नहीं है कि इतना आसान होगा उसको, यानी उनके पास, गवर्नमेंट के पास सीट थी यूएन की। हम्म चाहे यूएस ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन यूएन की सीट तो मौजूद थी।
दूसरा ये है कि ये इस तरह के हम ओबामा को पकड़ के इधर ले आए कि जी ड्रोन हमलों पे आप जरा ट्रायल करें आपका हो लाहौर में या हम्म इस्लामाबाद। हम्म तो वो एक्सेप्टेबल तो मैं बहुत कम अमरीकियों को होगा। या हम्म किसी भी अमरीकी सदर को आप पकड़ के लेकर आ सकते हो ना। हम्म इराक में जंगी जराइम, अफगानिस्तान में जंगी जराइम, इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। तो उस यानी ये तसव्वुर ही करना कि आप किसी दूसरे मुल्क के बंदे को इस तरह पकड़ के, और वो भी जो सर्विंग हो, उसकी हुकूमत वहां पे कायम रहे, और आप उसको पकड़ के ला के किसी अपने डोमेस्टिक इशू के ऊपर ट्रायल उसका करो। दिस इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, यानी ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज है। अगर इसके आप एग्जांपल्स लेना शुरू कर दें कि क्या क्या दुनिया में हो सकता है इस लॉजिक के तहत, तो अजीबो गरीब सी दुनिया आपके सामने है। सऊदी अरब किसी मुल्क को पकड़ ले, ईरान किसी मुल्क को पकड़ ले, चीन किसी मुल्क को पकड़ ले, हम अफगानिस्तान के किसी बंदे को पकड़ के ले आए, इंडिया किसी और को पकड़ ले, यानी ये तो अजीबो गरीब। यानी आपका जो बेसिक नॉर्म्स है ना कि जंग के अंदर भी आपने बादशाह पे पहले हमला नहीं करना। सी जंग के अंदर भी आपका ये होता है कि आपने फौज से लड़ना है। हम्म आपने एयर स्ट्राइक्स यानी प्रेसिडेंट्स पे या उस पे लीडरशिप पे नहीं करनी। ये तो एक कदीम जमाने के कुछ असूल है, हम्म। और वो उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। तो अब तो टोटल लॉलेसनेस है, रूल ऑफ जंगल। आपको लगता है कि ममदानी इसमें कोई रोल प्ले करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा किसी तरीके से? उसके पास है उसके इतनी पास पावर? देखें, उसके पास ऑप्शन नहीं है मां सिवाय पोजीशन लेने के। अगर वीक हम्म पोजीशन लेगा, वो भी तारीख में याद रखी जाएगी। और अगर स्ट्रांग पोजीशन लेगा तो उसको भी याद रखा जाएगा। तो ये तो बड़ा, अब एक देखना, एक जिम्मेदारी, एक बहरान उसके ऊपर मुसल्लत हो गया है। हम्म और किया भी इन्होंने न्यूयॉर्क में, मुझे लगता है थोड़ा बहुत जान के है ताकि ये प्रेशर में आए। तो उसको पोजीशन लेनी पड़ेगी, हम्म। आई एम श्योर लेनी पड़ेगी। और अपेरेंटली ले भी और ली है उसने अभी, यानी कि फौरन बार ले उसने ली कोई है, कुछ लेकिन ऐसा ये कर ना, लिया। ये अब रोज रोज ट्रायल चलेगा। अभी तो हम्म ये अब आप देखें ना, अगले महीने, 2-4 महीने कोई और इंटरनेशनल न्यूज होनी नहीं। इससे हम्म बड़ी तो कोई न्यूज नहीं हो सकती ना कि हम्म सदर जो है एक मुल्क का, वो जेल में है अमेरिकी। हम्म सो दिस विल बी एन इम्पोर्टेंट इशू, और पूरे सबका टेस्ट होगा। हम्म अमेरिकन डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा टेस्ट है। ऑल्दो हमें मालूम है कि उसके अंदर क्या हालात है, लेकिन और वहाँ पे जो लेफ्ट के लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, तरक्की पसंद हैं, सोशलिस्ट हैं, उनका भी टेस्ट है कि क्या वो लड़ेंगे या वो इस जारहियत को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हमें बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए अमेरिका के साथ। इनका जो हेड है बर्नी सैंडर्स, उसने भी कंडेम किया है वैसे अभी। अमर भाई, मैं क्विकली जो है ना ईरान के ऊपर आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि ये एकदम वहाँ पर किस तरह मुजाहरे शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने भी कुछ महीने पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि लोगों को उकसाया था कि आप खड़े हों, हम आपके साथ हैं, हम आपको बचाने आएंगे। आपको याद होगा। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहाँ पर इस वक्त? देखिए, वहां पे भी इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल रहा है काफी अरसे से, और बहुत सारी हम्म सियासी पार्टियां हैं इंटरनल, जो कि सियासी लीडरान, जो कि उसके ऊपर उन्होंने कैंपेन भी की है, इलेक्शन भी जीते हैं। तो वो एक पूरे एक एक आपको अंदर ईरान के बहस नजर आती है मईशत के ऊपर, जो उनका हक है। लोगों का भी हक है, मुजाहरे करना भी उनका हक है। लेकिन वो जैसे ही मुजाहरे शुरू हुए, उसके बाद उसके अंदर एलिमेंट्स ही लेकर आ जाते हैं फौरन, हम्म जो कि इस तरफ ले जाते हैं चीजों को कि जी तोड़ फोड़ करो, बंदे मारो, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करो। ये सारी प्लान चीजें होती हैं। ये हम्म इसमें एजेंसीज इंवॉल्व होती हैं। जैसे ही ये मामला शुरू हुआ और जैसे ही इसको उन्होंने एस्केलेट किया, इनका जो प्रोपेगेंडा आर्म है मोसाद का और सीआईए का, वो फुल स्विंग में आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ये कह दिया कि अगर जो भी आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि अगर इन्होंने मारा हम्म लोगों को, ये ईरानी जो लोग हैं प्रोटेस्टर्स, उनको मारा, तो फिर हम ईरानियों के हक में हम हमला कर देंगे ईरान पे। तो वो तो एक यानी ऐसा दुनिया में कहीं होता है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कोई अगर कशीदगी हो जाए तो दूसरा मुल्क है कि मैं हमला कर दूंगा। तो इन्होंने जो ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ था अमेरिका में, हम्म उसमें इतने काले मारे गए थे। उसमें अगर कोई और मुल्क कहता कि हम आ रहे हैं लिबरेट करने हम्म के लिए अमेरिका को, हम्म या जो गजा के ऊपर मुजाहरे हो रहे थे, उसमें जो इन्होंने किया था, लोगों को जिस तरह मारा था कैंपसेस पे, तो उस पे भी अगर इस तरह का हो, तो ये तो मैं समझता हूँ कि टोटल रिजीम चेंज ऑपरेशन है। और वो उनको उनको जिस तरह मैंने कहा, उन्होंने कहा कि 2026 वो साल है जिसमें हम एक एक करके ममालिक को खत्म करें। और ईरान से जो डिस्टेबलाइजेशन होगी, क्योंकि ईरान का जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो पाकिस्तान के अंदर भी है,
वो यमन के अंदर भी है, वो लेबनान के अंदर भी है, वो गजा के अंदर भी है। ईरान आइसोलेटेड मुल्क नहीं है। हम्म। तो उसके रिpercussions तो इस खत्ते के अंदर बहुत ज्यादा होंगे, फिर ऑप्शन मार धाड़ के अलावा कुछ बचेगी नहीं सबके लिए। आपने वो एलिमेंट्स की बात की तो मुझे, हमें तो यानी कि पूरी कौम को ये पता चल गया कि पाकिस्तान में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है उनकी इजाज़त के बगैर। ये जो हमें होता था ना कि कभी कोई मौलवी एहतजाज करने निकल गया है जी, फ्रांस के खिलाफ एहतजाज करने निकल गए हैं, वो अब हमें सबको समझ आ गई है कि मौलवियों की औकात पाकिस्तान में ज़ीरो है। सब कुछ वही करवाते थे। जो लड़ाइयाँ होती थी ऐसे पाकिस्तान में मौलवियों की आपस में, सुन्नी शिया की, वो भी सब इन्हीं की हुई होती थी। मुझे मेरे दिमाग में एक और वेनेजुएला के हवाले से सवाल आया। ये चाइना के एलाय भी हैं, तो आपको लगता है कि ये एक किस्म का चाइना को भी वार्निंग दी गई है, और चाइना का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आपके ख्याल में हो सकता है? बहुत बड़ी वार्निंग है, क्योंकि चाइना ने स्पेशल अपना एनवॉय भेजा था, शी जिनपिंग ने अपना, जो कि लास्ट मीटिंग है मडूरो की, वो उसके साथ है। उसकी वीडियो, जो लास्ट वीडियो है मडूरो की, वो वाह। चाइनीज के साथ। और उसके चंद घंटे बाद वो अफवाह हो जाता है। तो देखिए, चाइना जब चाइना चाइना के कभी टोटल कसूर नहीं है। जब चाइना कुछ नहीं करता तो लोग कहते हैं कि ये डरपोक है। जब कुछ करता है तो कहते हैं कि जी चीन और अमेरिका एक ही तरह के हैं। चाइना को अब इस क्रिटिसिज्म को, मैंने ख्याल, कोई सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। उसको बहुत खुल के अपना एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला बनानी पड़ेगी। और वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला जब तक नहीं बनेगी, कोई यहाँ पे लेफ्ट राइट सोशलिज्म कुछ बन ही नहीं सकता ना, जब आपकी सॉवरेंटी नहीं। क्या आप करोगे अगर अगर इस तरह अमेरिका आके लोगों को अगवा कर लेगा या बमबारी कर देगा या इकोनॉमिक सैंक्शंस के जरिए खत्म कर देगा। अगर आप लोगों के जो जो सारे ममालिक हैं उनके जो आसमान है, जो एयर स्पेस है, उसको अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो कोई सॉवरेंटी नहीं है मॉडर्न दुनिया में। इंडिया ने भी जब हम पे हमला किया था, अगर हम ना डिफेंड कर पाते अपने एरियल स्पेस को, तो फिर खत्म। फिर तो कोई कोई भी बहस ना हो रही होती आज हम्म। के जमहूरियत आमरीत। वो जो बेसिक सिविलाइजेशन को बरकरार रखने का जो एक मामला है, उसके लिए आपका एरियल स्पेस प्रोटेक्ट होना वो लाजिम है। और चाइना को अब अपना तो उनका है, जो भी उनकी टेक्नोलॉजिकली वो काफी एडवांस्ड है, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है और सिक्योरिटी अम्ब्रेला है दूसरे ममालिक के लिए, वो बहुत छोटी है और इनसफिशिएंट है। खसूसी तौर पे ऐसे मौके पर जब अमेरिका ने फैसला कर लिया कि उसने जंग को बढ़ाना है, एस्केलेट करना है, हम्म। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिका के, ये चाइना के लिए, रूस के लिए और दीगर ममालिक के लिए अब ये टाइम है कि एक बड़ी सिक्योरिटी अलायंस की तरफ जाएं। उसके हम्म। बगैर मामला नहीं चलेंगे। यानी कि आपको लगता है कि अमेरिकन समझते हैं कि इनकी चाइनीज़ की जो है प्रोग्रेस को तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन और अगर ये इसी तरीके से चलते रहे तो इवेंचुअली दे विल बी द नंबर वन इन द वर्ल्ड, राइट? तो आपको लगता है कि वो शायद ये सोच रहे हो कि इससे पहले कि वो उस पोजीशन के ऊपर पहुंचे, हम उनको अब अभी से उनको टैकल कर लें? बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। और अब चाइना की स्ट्रैटेजी थी कि 15 20 25 साल हम वेट करें, हम ग्रो करें इकोनॉमी, तब तक हम अवॉइड करें। हम्म। तो और अमेरिका डिक्लाइन कर रहा था, चाइना ऊपर जा रहा है, तो वो उन्होंने बहुत आगे निकल जाना था। अमेरिका के अंदर ये पैनिक है। उन्हें मालूम है कि टाइम जो है वो चीन के हाथ में है, वक्त जो है सब चीन के साथ है। तो आपको वक्त के अंदर इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, स्पीड अप करनी पड़ेगी चीजें। और स्पीड अप करने का उनका तरीका ये है कि आप जो जंग चाइना 25 साल बाद लड़ना चाह रहा है, वो उसे आज लड़ने पे मजबूर करो। क्योंकि आज अमेरिका के पास माशी तौर पे वो पावर नहीं है, गवर्नेंस के तौर पे पावर नहीं है, उसकी लेजिटिमेसी दुनिया में नहीं है, लेकिन जो अस्करी ताकत है अमेरिका की, वो अभी भी चीन से बहुत आगे है। कम से कम ग्लोबल स्केल पे चीन के ऊपर हमला करें तो अलग बात है, चीन इनको सबक सिखाएगा, लेकिन जो ग्लोबल थिएटर के अंदर जितना अमेरिका मनूवर कर सकता है, जो उसके पुरानी बेसिस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, ट्रेनिंग है, वो बहुत आगे। सो आई थिंक चाइना के ऊपर एक डिसीजन इम्पोज हो गया है अमेरिका की तरफ से, और उन्हें बहुत जल्द रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा।